सारे बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को। बेटे हम ऐसे बात करते हैं कि किसी भी कंट्री में अगर गुड्स का प्रोडक्शन होगा बेटे अगर गुड्स का प्रोडक्शन होगा तो आपके माइंड में सबसे पहले जो वर्ड आएगा वो आएगा सर कैपिटल। कि सर आपको पहले फैक्ट्री लगाने के लिए कैपिटल चाहिए। सर कैपिटल जो होती है, जो कैपिटल स्ट्रक्चर आप लेकर आएंगे कंपनी के लिए, आप उसके बाद फैक्ट्री की बात करेंगे, आप उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी की बात करेंगे, आप उसके बाद अलग अलग इक्विपमेंट्स, आप टूल्स की बात करेंगे, एक्सेट्रा। आपके माइंड में ये सारी बातें आने लग जाएंगी। जैसे ही हम प्रोडक्शन की बात करेंगे, बच्चों के माइंड में ये सारी बातें आने लगती। लेकिन बेटे इनके साथ साथ, इन टेंजेबल चीजों के साथ साथ आपको जो इंपॉर्टेंट बात अपने माइंड में रखनी है कि सर इनके साथ साथ हम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट सर्विसेज की भी जरूरत होती है। वो सर्विसेज कौन कौन सी होती हैं बच्चों? ट्रांसपोर्ट सर्विस। रॉ मटेरियल फैक्ट्री तक आएगा कैसे? फैक्ट्री में अगर फिनिश गुड्स बन गए तो वो मार्केट तक जाएंगे कैसे? आप अपने सप्लायर से या अपने कस्टमर से कैसे बात करेंगे? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की बात हो रही है, ट्रांसपोर्ट की बात हो रही है। हाँ सर, बिल्कुल सही कह रहे हो बेटे। मार्केट के अंदर अलग अलग आप सेंटर्स बनाएंगे, वहां पे इंटरेक्शन के लिए मार्केट सेंटर्स की बात हो रही है। यानी सर ये जो सर्विसेज हैं ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। हाँ बेटे, यानी अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आप किसी भी कमोडिटी की प्रोडक्शन की बात करते हैं तो आपके माइंड में सबसे पहले बात आती है कैपिटल की। जैसे ही आप कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, आपके माइंड में क्या चीजें आती हैं? आपके माइंड में चीजें आती हैं फैक्ट्री, प्लांट एंड मशीनरी, टूल्स, अदर इंप्लीमेंट्स, इक्विपमेंट्स, जो कि आपको रिक्वायर्ड है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स को करने के लिए। बट आप इसके साथ साथ कुछ बातों को इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर आपको रॉ मटेरियल अपनी फैक्ट्री तक लाना है, आपको फिनिश गुड्स को मार्केट सेंटर तक भेजना है, आपको कम्युनिकेशन करना है, तो बेटे इन सब बातों के लिए आपको अपनी लेबर को एजुकेट करना है, उनको ट्रेनिंग देनी है। आप उनको ऑन द जॉब ट्रेनिंग दें या ऑफ द जॉब ट्रेनिंग दें, आपको उनको एजुकेशन देनी है। वो भी तो सर्विसेज में आता है, ट्रेनिंग एजुकेशन। जी सर। तो बेटे आपको इस बात को याद रखना है कि टेंजेबल चीजों के साथ साथ आपको कुछ सर्विसेज की भी जरूरत है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, एजुकेशन, हेल्थ, ये सब चीजें। और अगर हम आपसे बोलें कि अगर हम इन सारी बातों को एक साथ रखें, हम इन सारी बातों को एक साथ रख लें बेटे, टेंजिबल और इंटेंजिबल चीजों को एक साथ हम बात करें, तो हम कह सकते हैं कि बेटे ये हमारे लिए हमारी इकोनॉमी के अंदर इकोनॉमिक और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों को पूरा करते हैं। और इसी को हम लोग अपनी इकोनॉमी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। जिस इकोनॉमी के अंदर जितना स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जिस कंट्री के अंदर जितना स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर होता है बेटे, वो कंट्री उतना ज्यादा डेवलप करती है। जैसे मैं इंफ्रास्ट्रक्चर के और आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कि आपकी कंट्री के अंदर रेलवेज, रोड्स, डैम्स, कैनाल्स, पावर प्लांट्स, टेलीकम्युनिकेशन, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स, ये सारी चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर में आती हैं। आपके इकोनॉमी के अंदर अगर हम हॉस्पिटल्स की बात करें, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, हम कॉलेजेस की बात करें, यूनिवर्सिटीज की बात करें, स्कूल्स की बात करें, तो बेटे ये सब हमारी कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर के एग्जांपल्स हैं। आपकी कंट्री के अंदर रेलवेज जितनी स्ट्रांग होंगी, रोड्स जितने ज्यादा होंगे, डैम्स, कैनल्स, पावर प्लांट, टेलीकम्युनिकेशन, वाटर सप्लाई, ये जितना ज्यादा होगा उतना ही कंट्री आपकी डेवलप करती है। ओके सर, ठीक है।
बच्चे लिखेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 1। कॉन्सेप्ट नंबर 1, concept number 1, infrastructural facilities. Infrastructure facilities include both economic and social infrastructure. And basic service facilities for an economy. अब बेटे हम एक इंपॉर्टेंट बात यहां लिखेंगे, the nature of the nature of infrastructure installation is that these do not directly produce things but serve as a support system to productive activities of the economy. Examples of infrastructure are railways, roads, dam, canals, power plants, telecommunication, water supply, sanitation, schools, colleges, universities, hospitals,
एक्सेट्रा. Schools, colleges, universities, hospitals, water supply, sanitation. बच्चे जल्दी नोट करेंगे. बेटा हो गया. मैं ये मान रहा हूं कि आप लोगों ने लिख लिया है. सेकेंड पॉइंट इंपॉर्टेंट लिखें इसके ऊपर. Infrastructure refers to structures, systems, and facilities securing in an economy. It provides supporting services in the main areas of industrial and agricultural production. Domestic and foreign trade and commerce. बेटे इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है, चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, चाहे हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर हो, हमारे लिए डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो, फॉरेन ट्रेड हो या कॉमर्स हो. ओके सर. हमें चाहिए ट्रांसपोर्टेशन, हमें चाहिए कम्युनिकेशन, हमें चाहिए बैंकिंग, फैसिलिटीज, हमें चाहिए पावर सेक्टर, तो बेटे ये ट्रांसपोर्टेशन हो, कम्युनिकेशन हो, बैंकिंग फैसिलिटीज हो, पावर सेक्टर हो, ये डायरेक्टली डायरेक्टली प्रोडक्शन में हेल्प नहीं कर रहा है. ये डायरेक्टली प्रोडक्शन में हेल्प नहीं कर रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली प्रोडक्शन में हेल्प करता है, सपोर्ट करता है. जी सर. मैं आपको बार बार कह रहा हूं, इंफ्रास्ट्रक्चर जितना ज्यादा होगा, जितना स्ट्रांग होगा, आपकी इकोनॉमी उतना ज्यादा डेवलप होगी.
कॉन्सेप्ट नंबर 2, हम चैप्टर के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। हम चैप्टर के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, एक है बेटे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, और एक है बेटा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। एक है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और एक है बेटे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। हम चैप्टर के अंदर भी इसको दो पार्ट में ही पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हमने इसको दो पार्ट में कैटेगराइज किया है, एक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और एक इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। बेटे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं? इट कंप्राइजेस इट कंप्राइजेस of the education and health sector, housing facilities, civic utilities, etc. हम बेटे इस चैप्टर के अंदर हेल्थ सेक्टर के ऊपर बहुत सारी बात करेंगे। हम इस चैप्टर के अंदर हेल्थ सेक्टर पे बेटे बहुत सारी चर्चा करेंगे। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में लिखेंगे बेटे इट कंप्राइजेस, इसमें क्या क्या इंक्लूड हो जाएगा? इट कंप्राइजेस ऑफ एनर्जी, it comprises of energy, transport, communication, etc. हम बेटे एनर्जी के ऊपर बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। एनर्जी के ऊपर हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल में चर्चा करेंगे। ओके सर, अभी तो सिर्फ मैंने आपको ये बताया है कि इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी। कॉन्सेप्ट नंबर 3, डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक and social infrastructure. Difference between economic and social infrastructure. यहाँ पे हेडिंग डालें बच्चे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर
और यहाँ पे लिखिए इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर साथ साथ लिखेंगे, साथ साथ समझेंगे। ये हमें किस चीज में सपोर्ट करता है बेटे? सोशल डेवलपमेंट में, हमारे समाज की डेवलपमेंट में, समाज के उद्धार में सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्प करता है। और इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्प करता है। ओके सर। इट सर्व्स as a support system to the process of social development, or it serves it serves as a support system to the process of economic growth। तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में चर्चा करता है, यहाँ सपोर्ट करता है। इट सर्व्स एज अ सपोर्ट सिस्टम टू द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। यहाँ पे जो हमें बेनिफिट मिलेगा वो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए मिल रहा है। और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इट सर्व्स एज अ सपोर्ट सिस्टम टू द प्रोसेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट। ह्यूमन बीइंग की सोशल डेवलपमेंट की बात हो रही है। इट फोकसेस डायरेक्टली ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, thereby increasing the stock of human capital, thereby increasing the stock of human capital। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्टली फोकस करता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के ऊपर, और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो होती है उससे, उसके ज्यादा होने से हमारी इकोनॉमी के अंदर ह्यूमन कैपिटल का स्टॉक इंक्रीज करता है। और सर इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर बेटे कैपिटल स्टॉक को इंक्रीज करता है, फिजिकल स्टॉक को इंक्रीज करता है। इट रेजेस द स्टॉक ऑफ फिजिकल कैपिटल, thereby increasing the production, thereby increasing the production। It raises the stock of physical capital। ये बेटे फिजिकल कैपिटल के स्टॉक को इंक्रीज करेगा और उससे हमारी कंट्री के अंदर प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज होगी बेटे।
बेटे ये इकोनॉमिक सिस्टम को इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है। जितना ज़्यादा ह्यूमन कैपिटल रिसोर्स होगा, वो उतना ज़्यादा एफिशिएंट और इफेक्टिवली काम कर पाएंगे फैक्ट्रीज के अंदर, और बेटे प्रोडक्शन उतना ज़्यादा होगा। इट इनडायरेक्टली सपोर्ट्स द इकोनॉमिक सिस्टम। और ये बेटे ये डायरेक्टली सपोर्ट करता है। इट डायरेक्टली सपोर्ट्स द इकोनॉमिक सिस्टम एंड द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। एग्जाम्पल्स बेटे, हेल्थ, एजुकेशन, एंड हाउसिंग। एग्जाम्पल्स, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। बेटे इंपॉर्टेंट है ये 3 मार्क्स के लिए। हाँ बेटे, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक ये है कि हमसे क्वेश्चन एराइज किया गया कि सर रेलिवेंस क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर का, हम इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इतनी बात क्यों कर रहे हैं। बेटे देखो, किसी भी मॉडर्न इकोनॉमी के अंदर, किसी भी डेवलप्ड इकोनॉमी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर वीक इंफ्रास्ट्रक्चर है, ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर से काम हो रहा है, तो बेटे आपकी इकोनॉमी डेवलप नहीं कर पाएगी। तो आजकल अगर हम किसी भी डेवलप्ड कंट्री के साथ, डेवलप्ड इकोनॉमी के साथ कंपटीशन में आना चाहते हैं, तो हमारे को अपने आप को मॉडर्नाइज करना पड़ेगा बेटे। हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज करना पड़ता है। बेटे हम जितने अच्छी प्लांट एंड मशीनरी अपने वर्कर्स को देंगे, हम जितना अच्छा एनवायरनमेंट देंगे, हम हेल्थ फैसिलिटीज जितनी अच्छी देंगे, बेटे उतना अच्छा हमारी इकोनॉमी, हमारी कंट्री के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। ये सारी बातें इस बात पे डिपेंड करती हैं कि आपकी कंट्री के अंदर जो पार्लियामेंट सिचुएशन, पार्लियामेंट सिस्टम के थ्रू, पार्लियामेंट्री सिस्टम के थ्रू, इलेक्शंस के थ्रू जो गवर्नमेंट बनकर आई है, जो गवर्नमेंट मेजोरिटी में आई है, जिस गवर्नमेंट को आपने इलेक्ट किया है, वो गवर्नमेंट बेटे क्या काम कर रही है, वो गवर्नमेंट कंट्री के लिए क्या काम कर रही है, वो गवर्नमेंट बेटे कंट्री की डेवलपमेंट के लिए क्या काम कर रही है। बहुत सारी स्कीम्स 2014 से इंडिया में स्टार्ट हुई बेटे, जिसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। इंडिया में एक मिशन स्टार्ट हुआ था, मोदी जी ने उस मिशन स्टार्ट किया, क्लीन इंडिया मिशन, स्वच्छ भारत अभियान। ऑपोजिशन ने, बहुत सारे लोगों ने कहा कि साहब सफाई से क्या होगा, इतना पैसा आप खर्च कर रहे हैं, सैनिटेशन फैसिलिटीज देने से क्या होगा। आप समझो बेटे कि अगर हमारी कंट्री, हमारा देश में गंदगी है, सफाई नहीं है, तो बेटे हमारी हेल्थ तो हमेशा अफेक्ट करेगी।
और जहां पे हमारी हेल्थ अफेक्ट करेगी, हम ह्यूमन कैपिटल को कैसे डेवलप करेंगे? ह्यूमन कैपिटल को डेवलप करने के लिए हमारा स्वस्थ रहना जरूरी है। आप सोचो कि 2014 के बाद जब वो पॉलिसी वो लेकर आए, वो प्रोग्राम वो इंडिया में लेकर आए, तो वो क्यों लेकर आए? क्योंकि बेटे रूरल एरियाज के अंदर, विलेजेस के अंदर सैनिटेशन फैसिलिटीज थी ही नहीं। लोग उसको खराब समझते थे। हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच थी, कंजर्वेटिव माइंड के साथ हम लोग चलते थे। आप सोचो हमने धीरे-धीरे कुछ ना कुछ पॉलिसीज़ हम लाते रहे। वो 200 से ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर घूम कर आए। हम उसको घूमना कह रहे हैं ना? बट वो घूम कर नहीं आए। वो ऐसी-ऐसी कंट्रीज़ में गए, उन्होंने हर कंट्रीज़ की मैपिंग करी कि उस कंट्री के पास कौन से रिसोर्सेज़ नहीं हैं। वो रिसोर्सेज़ जो उनके पास नहीं है, जिन रिसोर्सेज़ का उनके पास अभाव है, क्या वो इंडिया उनको प्रोवाइड कर सकता है? क्या हमारे पास उन रिसोर्सेज को बनाने के लिए कुछ अवेलेबल रॉ मटेरियल है? उन्होंने वहां पे जाकर इन चीजों की मैपिंग करी कि हम उनको क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, हम इंडिया से क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और बेटे, जब आपके किसी कंट्री के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस अच्छे होते हैं, जब आप किसी कंट्री के साथ एक अच्छे गुड रिलेशंस में आते हैं, तो बेटे वो कंट्री कॉन्फिडेंटली कॉन्फिडेंटली आपकी कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करती है। वो कॉन्फिडेंटली एक आत्मविश्वास के साथ आपकी कंट्री के अंदर बेटे पैसा लगाना शुरू करती है। और बाहर से अलग-अलग कंट्रीज के अंदर काम करने वाली एमएनसीज कंपनी, फॉरेन कंपनीज इंडिया में आई, इंडिया में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया। उन्होंने इंडिया की मार्केट को एक्सप्लोर किया। इंडिया की मार्केट को एक्सप्लोर करके यहाँ से रिसोर्सेज जो थे, उनको बेटे उन लोगों ने वहां पे लिया, हमने एक्सपोर्ट करे रॉ मटेरियल्स। तो जब तक आप किसी कंट्री के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन में नहीं आएंगे, वो कंट्री आपके यहाँ पर इन्वेस्टमेंट क्यों करेगी? अब आप सोचो, जब कंट्री आपके यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के सोच से, इन्वेस्टमेंट के माइंड से आपके यहाँ पर आए, और इंडिया के अंदर बेटे वो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज होना, हमारे यहाँ पर अभी भी वो पुरानी 100, 150, 200 साल पुरानी चीजें चलती जा रही हूँ, तो बेटे उस कंट्री का कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाएगा। वो कहेगी साहब आपके यहाँ तो लाइट नहीं, आपके यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पावर नहीं है, आपके यहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं। हम जहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी, हम जहाँ पे अपनी फैक्ट्रीज लगाना चाहते हैं, वहाँ लेबर कैसे आएगी? आपके यहाँ पर लेबर जो है वो इलिटरेट है, आपके यहाँ पर लिटरेट लेबर नहीं है, आपने उनको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नहीं दे रखा। आप सोचो वो कंट्रीज का कॉन्फिडेंस तो एकदम से खत्म हो गया कि साहब यहाँ पे तो काम करने का फायदा नहीं है क्योंकि यहाँ रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं। लेकिन अगर हमारे पास सारी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, मॉडर्न टेक्निक्स वाली इंफ्रास्ट्रक्चर हो, तो उनका कॉन्फिडेंस रेज कर जाता है। वो सोचकर आते हैं 5,000 करोड़ लगाना है, वो आकर 10,000 करोड़ लगाते हैं। जब हमारी इकोनॉमी के अंदर एफडीआईज आई, उन्होंने पैसा लगाया, तो यहाँ पे हमारी कंट्री के अंदर हम लोगों को बेटे एम्प्लॉयमेंट मिला, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊपर गया, हम लोगों को वहां पे काम करने का मौका मिला, और बेटे किसी ना किसी तरीके से हमारी इकोनॉमी के अंदर वो पैसा फ्लो हुआ। और वो जो पैसा इंडिया में आया, वो पैसा हमारी ही डेवलपमेंट पे तो लगता है। तो आपको इस बात को समझना है बेटे कि इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की सोच पे डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट किस सोच के साथ काम कर रही है। गवर्नमेंट की अपनी सोच क्या है? गवर्नमेंट क्या सोच के काम करती है? क्या गवर्नमेंट डेवलपमेंट करना चाहती है? अगर करना चाहती है तो बेटे डेवलपमेंट होगा। रेलिवेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। पॉइंट नंबर वन, इट हेल्प्स इन increasing
the productivity of factor of production. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने में हेल्प करेगा. इट हेल्प्स इन इंप्रूविंग it helps in improving the quality of life of people. Improvement in water supply and sanitation helps in reducing illness from major waterborne disease and also in reducing the severity of diseases. Next point, transport and communication facilities help faster access to healthcare. Next point, सबसे important point, modern agriculture is highly dependent on infrastructural facilities, infrastructure such as roadways, railways, etc., help in speedy delivery of seeds, fertilizers, etc., and also for the delivery of produce to the nearest market.
farmers also depend on insurance and banking facilities. बेटे 70 सालों में पहली बार ऐसा हुआ कि जो अभी किसान बिल आया है ना, जो मोदी गवर्नमेंट लाई है, वहां पे इंश्योरेंस की बात की गई है। वहां पे बेटे फसलों का इंश्योरेंस हो रहा है पहली बार। अगर आपकी बेटे फसल खराब होती है तो आपको इंश्योरेंस दी जाएगी। बैंकिंग फैसिलिटीज गवर्नमेंट लेकर आई है बेटे। तो ये सारी चीजें इस बिल में है जिसका विरोध हो रहा है, क्योंकि उससे जो बेटे एग्रीकल्चर मंडीज के अंदर काम करने वाले मिडिलमैन से ना बेटे, जो फार्मर से सामान खरीद के आगे कंपनीज को बेचते थे, बेटे उनका लॉस हो रहा है। क्योंकि गवर्नमेंट ऐसा बिल ले आई है जहां पे फार्मर्स डायरेक्टली कंपनी के साथ डील करेगा, डायरेक्टली कंपनीज के साथ जो लोग खरीदना चाहते हैं प्रोडक्ट्स उनके साथ डील करेगा, और उनको एक अलग से बेटे यूनिक नंबर दिया जाएगा, और वो यूनिक नंबर यूपीआई नंबर डायरेक्टली कंपनी पैसा फार्मर्स के अकाउंट में डालेगी। यानी एग्रीकल्चरल मंडीज में काम करने वाले मिडिलमैन जो फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करते थे, उनका काम खत्म हो रहा है बेटे। इसलिए सारा झगड़ा स्टार्ट है। तो बहुत सारी चीजें हैं बेटे जिसको आपको पढ़ना है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर आने से ये सारा बेनिफिट हम लोगों को होगा। ये रेलिवेंस है बेटे इंफ्रास्ट्रक्चर का, जो आपको अच्छे से देखना है।